मौर्य शासन किया था, मौर्य साम्राज्य किया था। आज मौर्य साम्राज्य के शासक वर्ग देखेंगे। तो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन शासक हैं? तो पहली बात तो यह याद रखेंगे कि एक विशाल साम्राज्य की स्थापना, अ लार्ज एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। जैसा कि एक इतिहासकार है प्लूटार्क, प्लूटार्क का कथन है, इट वॉज द स्टेटमेंट ऑफ प्लूटार्क। प्लूटार्क ने कहा था कि सेंड्रोकोट्टस ने 6 लाख की सेना का गठन कर संपूर्ण जम्बू द्वीप को रौंद डाला। ऑल द एरिया ऑफ जम्बू द्वीप वॉज डिफीटेड बाय सेंड्रोकोट्टस विद द हेल्प ऑफ 6 लाख मिलिट्री मैन। तो 6 लाख सेना की मदद से संपूर्ण जम्बू द्वीप को रौंद डाला। किसने कहा था? प्लूटार्क ने कहा था। और इसी में सेंड्रोकोट्टस की पहचान की गई चंद्रगुप्त मौर्य से। यानी एक विशाल साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसमें केवल एक कलिंग का जो क्षेत्र है यह अशोक के द्वारा जीता गया था। यानी कि बिंदुसार ने किसी प्रकार का योगदान साम्राज्य विस्तार में नहीं दिया है। वास्तविक रूप में साम्राज्य का विस्तार, एम्पायर वॉज एक्सपेंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य एट फर्स्ट एंड लास्ट एक्सपेंशन वॉज डन इन द पीरियड ऑफ अशोका। जो अंतिम विस्तार है वो अशोक के समय में होता है। बिकॉज आफ्टर अशोका द सक्सेसर ऑफ अशोका वेयर नॉट पावरफुल। जो अशोक के उत्तराधिकारी अधिक शक्तिशाली नहीं हैं। यहां बीच में गैप है कि जानकारी नहीं है कि कौन शासक था। अंतिम शासक बृहद्रथ है। 185 एडी में इसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। शुंगा डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड एंड लेटर मौर्य पीरियड स्टार्टेड। तो उत्तर मौर्योत्तर काल की शुरुआत होती है आफ्टर बृहद्रथ। तो फाउंडर वॉज चंद्रगुप्त मौर्य। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द मौर्यन रूलर्स, जब हम लोग मौर्य शासक की बात करते हैं, फर्स्ट वन वॉज चंद्रगुप्त मौर्य, सेकेंड वन वॉज बिंदुसार, थर्ड वन वॉज अशोका। आफ्टर अशोका डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर स्टार्टेड। तो अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। और इस क्रम में आप देखेंगे इसके कई उत्तराधिकारी हैं। हालांकि राजतरंगिणी में अशोक के बाद कश्मीर का शासक जालौक की चर्चा मिलती है। कुछ लोग जालौक को भी अशोक का उत्तराधिकारी मानते हैं। इसके अलावा कुणाल है जो इस चंद्रगुप्त द्वितीय, वो तो गुप्त वंश में है। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय है। ये मौर्य काल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो मौर्य काल में क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य इसका फाउंडर है, संस्थापक है। इसके बाद बिंदुसार, देन अशोका और देन सक्सेसर ऑफ अशोका, अशोक के उत्तराधिकारी। इसमें कुणाल की चर्चा मिलती है। दशरथ अशोक का पौत्र था, पोता था, ठीक है, ग्रैंड सन ऑफ अशोका। अशोक का जो पोता है वो दशरथ है, जिसने नागार्जुनी पहाड़ी आजीवकों को दान दी। नागार्जुनी हिल वेयर गिवन टू डोनेटेड टू आजीवक, आजीवक को दिया था दशरथ ने, बाय दशरथ के द्वारा दिया गया। तो दीज आर द फर्स्ट 3 वेर इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए ये तीनों महत्वपूर्ण थे। इनसे संबंधित जो तथ्य है वो हमें याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य को देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। तो एक पॉइंट लिख दीजिए, लिखिएगा मौर्य शासक, हेडिंग दे दिया है मौर्यन रूलर, और उसमें लिख दीजिएगा मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य इज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य है जिसे यूनानी इतिहासकार हु वाज कॉल्ड सेंड्रोकोट्टस और एंड्रोकोट्टस बाय, जिसे यूनानी इतिहासकार सेंड्रोकोट्टस
या एंड्रोकोटस कहते हैं। SANDRO सेंड्रो COTTUS सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस कहते हैं। मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि प्लूटार्क के स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। Who told that with the help of 6 lakhs army चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड द जम्बूद्वीपा। जम्बूद्वीप को किसने रौंद दिया, पराजित किया विद द हेल्प ऑफ, मतलब 6 लाख की सेना के साथ। तो इसने यह कथन किसने कहा? प्लूटार्क ने कहा। तो लिख दीजिएगा प्लूटार्क का कथन है कि इट वाज द स्टेटमेंट ऑफ प्लूटार्क। प्लूटार्क का कथन है कि इट वाज द मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियन ऑफ ग्रीक हिस्टोरियन एक्सेप्ट इट। तो इसको जो है अधिकांश जो यूनानी इतिहासकार हैं वो स्वीकार करते हैं। तो अधिकांश यूनानी इतिहासकार इसको स्वीकार करते हैं जो प्लूटार्क का कथन है। तो प्लूटार्क का कथन है कि सेंड्रोकोटस ने 6 लाख की सेना के साथ संपूर्ण जम्बूद्वीप को रौंद डाला, संपूर्ण जम्बूद्वीप को रौंद डाला। तो सेंड्रोकोटस डिफीटेड ऑल एरिया ऑफ जम्बूद्वीप with a 6 लाख आर्मी। प्लूटार्क के अनुसार सेंड्रोकोटस ने 6 लाख की सेना से संपूर्ण जम्बूद्वीप को, जम्बूद्वीप में भारतवर्ष, जम्बूद्वीप भारतवर्ष के लिए बहुत सारे नाम प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, हम लोग बिहार स्पेशल में भी पढ़ेंगे। बिहार का जो हर एक वर्ड से एक नाम है इंडिया का। आप लोग ऐसे भी व्हाट्सएप की दुनिया में खूब पढ़े होंगे। बिहार जो है, बी से भारत हो गया, आई से इंडिया हो गया, एस से हिंदुस्तान हो गया, ए से आर्यावर्त, आर से रीवा। रीवा एक प्राचीन नाम है, रीवा भी इंडिया का है। तो भारत के 5 नाम का बोध होता है। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, आज सुन लिए ना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जो चंद्रगुप्त मौर्य का एक चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा इनका शासनकाल कब से कब तक है। तो रूलिंग पीरियड वाज 323 BC टू 299 BC। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 323 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच है। 323 BC टू 299 BC। इनिशियल लाइफ के बारे में, इसके इनिशियल लाइफ के बारे में, आरंभिक जीवन के बारे में एक तो मुद्रा राक्षस से जानकारी मिलती है, मुद्रा राक्षस पुस्तक से जानकारी मिलती है, और दूसरी जानकारी मिलती है किससे? बौद्ध ग्रंथों से, बौद्ध ग्रंथों से। क्लियर? तो चंद्रगुप्त मौर्य के आरंभिक जीवन की जानकारी, इनिशियल लाइफ ऑफ चंद्रगुप्ता was explained in मुद्रा राक्षस एंड बौद्ध बुक्स। तो बौद्ध ग्रंथ और मुद्रा राक्षस में इसकी चर्चा मिलती है। मुद्रा राक्षस में मैंने बताया था कि मुद्रा राक्षस की कहानी अलग है, जिसमें कि मूरा नामक स्त्री से, तो मूरा नामक जो दासी थी किसकी? घनानंद की, उसका पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन बौद्ध ग्रंथों में बोला गया कि मौर्य गण, मौर्य एक गण था, एक गणतंत्र था, रिपब्लिक था। देयर वाज अ रिपब्लिक, मौर्य रिपब्लिक, और उसी के राजा का बेटा था चंद्रगुप्त मौर्य। चूंकि राजा की मृत्यु के बाद इसका जन्म होता है तो इसे क्या किया गया? एक शिकारी को दे दिया गया। तो कहीं मिलता है कि शिकारी को दे दिया गया, कहीं मिलता है कि नहीं गोपालक को दे दिया गया, गोपालक ने शिकारी को दे दिया। लेकिन जिस समय इसकी मुलाकात हुई थी चाणक्य से, when meeting of चंद्रगुप्त मौर्य and चाणक्य was done that time, उस समय ये क्या कर रहा था? राजकीलम नामक खेल खेल रहा था, चरवाहा था, मतलब कि गायें चरा रहा था, और उस समय राजकीलम नामक खेल खेल रहा था। इससे भी क्वेश्चन आता है कि जब दोनों की मुलाकात हुई, when at first चाणक्य saw the Chandragupta, at that time he was playing up प्ले राजकीलम। तो राजकीलम नामक खेल खेल रहा था। जब पहली बार चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा तो वह राजकीलम नामक एक खेल खेल रहा था। तो इससे
प्रश्न बनते हैं तो मुद्रा राक्षस और बौद्ध ग्रंथों से आरंभिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोनों बातें याद रखिएगा, दासी का पुत्र था, ये कौन बोलता है? मुद्रा राक्षस। अब मुद्रा राक्षस बोलता है कि ही इज फ्रॉम लो ओरिजिन, निम्न कुल का था, और इसीलिए द वर्ड ब्रिसल वाज यूज्ड, ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया। लास्ट क्लास में लिखा भी दिया ना, लिखा दिया ना ब्रिसल, तो वह ब्रिसल कुल से संबंधित था, यह मुद्रा राक्षस कहता है। तो आरंभिक जीवन के बारे में ये लिखिएगा, पॉइंट लिखिएगा। देखिए हम लोग यहां क्या कर रहे हैं कि 3 पार्ट में बांट करके, जैसे कि 323 BC इसका क्राउन सेरेमनी होता है, राज्यारोहण होता है। 305 BC ये बैटल होता है सेल्यूकस के साथ, तो बैटल विथ सेल्यूकस, और आफ्टर बैटल देयर वाज अ ट्रीटी डन, मतलब संधि हुई। और उसके बाद 299 में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जाकर इसने अपने शरीर का त्याग कर दिया, दैट मेथड वाज कॉल्ड सल्लेखना। तो उस विधि को क्या कहते हैं? सल्लेखना विधि कहते हैं, जिस विधि से भूखे प्यासे रह करके दिगंबर परंपरा, यानी पहले वस्त्र भी त्याग दिया, नग्न अवस्था में चले गए, और उसके बाद जो है जैन धर्म को अपनाया, जैन भिक्षु बन गए, और उसके बाद शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध भिक्षु बना, लेकिन उसने शरीर का त्याग नहीं किया, जैसा कि यहां पर है कि शरीर का त्याग कर दिया, क्योंकि यह मेथड जो है जैना रिलीजन में ही है। दूसरी बात, सल्लेखना का ही रूप है संथारा, और संथारा जो रूप है वो श्वेतांबर परंपरा में है। मैंने बताया भी था कि राजस्थान सरकार में, राजस्थान की कोर्ट ने संथारा पर रोक लगा दिया, तो मामला ये जैनियों ने ये मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया, और सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी संथारा की कि भूखे प्यासे रहकर शरीर त्याग कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 ईयर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो 3 वर्ष हैं जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हैं। 323 BC क्राउन सेरेमनी, 305 BC बैटल विद सेल्यूकस, एंड 299 BC सल्लेखना विद द सल्लेखना मेथड डाइड, तो इसकी मृत्यु हो गई। तो ये 3 वर्ष, मतलब ईस्वी सन में यही 3 याद रखना है। यहाँ इससे पहले एक ईस्वी सन मैंने आप लोग को बोला था याद करने के लिए, और वो था 326 BC, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान और पोरस महान, क्या है कि उसके समक्ष लड़ने वाला, मतलब उसको चुनौती देने वाला वो भी महान ही है। तो पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध हुआ था, झेलम का युद्ध हुआ था, वितस्ता का युद्ध उसी को कहते हैं, उसी को हाइडेस्पीज का युद्ध कहते हैं। तो 326 BC, और बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई जब यह चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन प्राप्त किया। अच्छा याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? 345 BC में, तो लिख लीजिए इसको, क्या लिखे? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य बोर्न इन 345 BC, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ, 345 BC, तथा उसने लगभग 22 वर्ष की अवस्था में शासन प्राप्त किया। ही गॉट द थ्रोन इन द ईयर ऑफ 22 एट द एज ऑफ 22 ईयर। ठीक है, तो उसने 22 वर्ष की अवस्था में शासन प्राप्त किया। ठीक है, तो 22 वर्ष की अवस्था में शासन प्राप्त किया। इस बीच में अगर एक क्वेश्चन आता तो वही जो चाणक्य की मुलाकात हुई तो राजकीलम खेल खेल रहा था, इससे ये फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा कि 2 बात है, एक तो घनानंद के अत्याचार से मगध को मुक्त कराना था। जो इनका आरंभिक जीवन है, घनानंद का अत्याचार हो रहा था, घनानंद के शासन, एक्चुअली क्या है ना कि घनानंद के पिता ने, पूर्वज जो संस्थापक, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। घनानंद के पास कुछ करने के लिए था नहीं, उसका जो मंत्री था भद्रसाल, और जो सेनापति था भद्रसाल, और मंत्री था राक्षस।
तो यही लोग जो क्या कर रहे थे, शासन चला रहे थे, संचालित कर रहे थे। इसको उतना इंटरेस्ट भी नहीं था शासन में। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक बड़ी सेना इसके पास थी, सेना के बदौलत शासन कर रहा था, लेकिन इसमें योग्यता का अभाव था। और यही कारण है कि कई बार जो अत्याचार वाली घटना, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, पीपुल का, जनता का शोषण हो रहा था, तो इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हो रही थी। और इसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जब घनानंद के शासन से मगध को छुटकारा दिलाया तो इसका स्वागत मुक्तिदाता के रूप में किया गया। फ्रीडम गिवर के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य का स्वागत किया था मगध की जनता ने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखिएगा कि मगध की जनता को घनानंद के शोषण से मुक्त कराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रयास किया। तो इसका पहला लक्ष्य था, फर्स्ट टारगेट वाज बिफोर बीइंग द किंग ऑफ मगध, मगध का शासक बनने से पहले पहला लक्ष्य था कि घनानंद के शासन का अंत करना है, एंड ऑफ रूल ऑफ घनानंद। लेकिन इसी बीच में क्या था कि ये आ गया, सिकंदर आ गया, सिकंदर से मदद मांगी, लेकिन जो इसका बात व्यवहार था उससे सिकंदर नाराज हो गया। सिकंदर ने इसके पीछे सेना को छोड़ दिया, तो सैनिकों को छोड़ दिया। तो इसके बाद अब दूसरा लक्ष्य बनाया कि यूनानी को भगाना है यहां से। इसके बाद अब दूसरा लक्ष्य था कि यूनानियों को भगाना है भारतीय भूभाग से। तो जब रूल एस्टेब्लिश हो गया, अच्छे से वेल एस्टेब्लिश्ड हो गया, तब इसने सेल्यूकस के साथ युद्ध किया। और तब सेल्यूकस वाज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य एंड इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय एप्पियान। एप्पियान या इसी को एप्पियानस भी कहते हैं, एप्पियान या एप्पियानस, ओनली वन हिस्टोरियन, एकमात्र इतिहासकार है जो इसकी चर्चा करता है। इसको कुछ किताबों में एप्पियान दिया रहता है, कुछ जगह पर एप्पियानस दिया रहता है। तो एप्पियानस एकमात्र इतिहासकार है जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच के युद्ध की चर्चा करता है। और इस युद्ध के बाद संधि हुई, ठीक है। तो ये लिखाने की आवश्यकता नहीं है, राज्याभिषेक इसका कब हुआ, 323 ईसा पूर्व में, 323 बीसी में इसका राज्यारोहण हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन 305 बीसी, 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ। अ बैटल वाज फॉट बिटवीन चंद्रगुप्त मौर्य एंड सेल्यूकस। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच एक युद्ध हुआ, इन विच जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ। सेल्यूकस वाज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। तो 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ, बैटल वाज फॉट बिटवीन सेल्यूकस एंड चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध में सेल्यूकस पराजित हुआ, सेल्यूकस वाज डिफीटेड एंड आफ्टर डिफीट देयर वाज अ ट्रीटी डन बिटवीन सेल्यूकस एंड चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में एक संधि हुई, तो संधि ट्रीटी कब, 305 बीसी बिटवीन चंद्रगुप्त एंड सेल्यूकस, निकेटर, चंद्रगुप्त एंड सेल्यूकस, क्लियर। तो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में संधि हुई 305 ईसा पूर्व में। इसमें तीन बातें हैं। एक तो ये हुआ कि कार्नेलिया, तो लिखिएगा 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच संधि हुई। देयर वाज अ ट्रीटी डन बिटवीन सेल्यूकस एंड चंद्रगुप्त मौर्य इन विच देयर वेर 3 मेन ट्रीटी। तो मुख्य रूप से तीन संधियां थी। फर्स्ट वन क्या है, कार्नेलिया। अच्छा देखिए, कार्नेलिया नाम आता है बौद्ध ग्रंथों में, यूनानी ग्रंथों में, लेकिन आप देखिएगा मुद्रा राक्षस में इसी का नाम हेलेना मिलता है। हेलेना बोला जाता है
कि हाँ हेलेना से विवाह हुआ। मुद्रा राक्षस में एक चीज और बोला जाता है, मुद्रा राक्षस में बोला जाता है कि पहले संधि हो गई और संधि के बाद फिर तब युद्ध करता है और जीतता है, यूनानियों की मदद लेकर के जीतता है चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रा राक्षस की यह भी कहानी है जो, तो ये याद रखिएगा, कार्नेलिया या हेलेना का विवाह, हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य से, चंद्रगुप्त मौर्य से कार्नेलिया या हेलेना का विवाह हुआ। कार्नेलिया का नाम ही हेलेना, ये यूनानी शासक सेल्यूकस, यूनानी गवर्नर सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। बदले में एक और चीज मिला, अच्छा ये याद रखिएगा कि इसको सेल्यूकस को 500 हाथी दिया गया, सेल्यूकस को 500 हाथी दिया गया, 500 हाथी दिया गया, 500 एलिफेंट, हाँ सेल्यूकस को दिया गया, चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया सेल्यूकस को भेंट में। अच्छा उसके दहेज मिला ना, 4 क्षेत्र मिला दहेज 4 क्षेत्र मिले, ठीक है, 4 क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त, चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त, मौर्य को प्राप्त, ठीक है। अब यहां पर एक अलग अलग तरीके से, अब कार्नेलिया से विवाह हुआ, बोला आपकी पुत्री को हम रखते हैं, 500 हाथी आप संभालिए, तो अभी 500 हाथी के बराबर तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि चंद्रगुप्त मौर्य की हार का नहीं, जीत का कारण था हाथी, हाथी की सेना, हाथी सेना से सेल्यूकस की सेना को रौंद दिया था, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसीलिए अब तो ससुर जी हो गए, तो बोला ससुर जी लीजिए 500 हाथी, पूरे यूनान को रौंद दीजिए। तो ये जा करके पूरे यूनान को रौंद दिया और बाद में सेल्यूकस यूनान का शासक बना विद द हेल्प ऑफ 500 एलिफेंट। ये 500 हाथी की मदद से ही सेल्यूकस बिकेम द किंग ऑफ ग्रीस, तो यूनान का शासक बना सेल्यूकस, तो सेल्यूकस बना, तो इसीलिए 500 हाथी दिया। 4 क्षेत्र मिला था किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, हाँ दहेज में 4 क्षेत्र मिला, एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिपनोसदेई। एरिया, अराकोसिया, एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, जेड्रोसिया, पेरिपनोसदेई, पेरिपनोसदेई, क्लियर? तो 4 क्षेत्र मिले। ये जो एरिया है ना, एरिया आज का हेरात है, आज का हेरात। अराकोसिया आज का कंधार है, कंधार है। जेड्रोसिया आज का बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान। और पेरिपनोसदेई आज का काबुल है, आज का काबुल है। तो ये 4 क्षेत्र मिले, तो ये संधि, इस संधि के उपरांत, ठीक है, देयर वाज अ ट्रीटी डन बिटवीन चंद्रगुप्त मौर्य एंड सेल्यूकस, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक संधि हुई। और ये संधि कब हुई? आफ्टर द बैटल, बैटल के बाद, एक मिनट, बैटल के बाद। तो ये संधि हुई 305 ईसा पूर्व में। तो 305 ईसा पूर्व में संधि हुई किसके किसके बीच? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच। और इस संधि के फलस्वरूप कार्नेलिया से विवाह हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का, यानी सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया से विवाह हुआ। और सेल्यूकस को इसने 500 हाथी गिफ्ट किया, 500 एलिफेंट। हाथी की सेना की वजह से सेल्यूकस पराजित हुआ था। और इस संधि में 4 क्षेत्र मिले सेल्यूकस को, एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिपनोसदेई। तो शुरू में याद करने में दिक्कत हो रही थी, ए हे अराकन,
जेबलूपेका, ऐसे करके याद कर लिया था तो अभी भी रटा गया है कि एरिया हेरात, अराकोसिया कंधार, जेड्रोसिया बलूचिस्तान, पेरिपनोसदेई काबुल। और ये पूछता है, मिलाने वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखिएगा कौन क्षेत्र कौन से नहीं, वही पहला लेटर मिला दीजिए ना, ए है अराकन, ए है अराकन जेबलू पेका। तो ये आपके नेट वगैरह में ज्यादा काम आता है, अदरवाइज जो है सो उतनी जरूरत नहीं है। हालांकि मिलाने पर ऑप्शन मिल जाता है, एरिया हेरात, अराकोसिया कंधार, जेड्रोसिया बलूचिस्तान, पेरिपनोसदेई काबुल। तो ये 4 क्षेत्र मिले। क्लियर? तो ये संधि हुई। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, लिख लिया सबने? अब चलिए, तो अब इस युद्ध के बाद संधि हुई और तब एट लास्ट क्या हुआ, इसने अपना शरीर त्याग दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड 2 पॉइंट और बनता है। एक तो इसने क्या किया, जैन धर्म को अपनाया, जैन धर्म को अपनाया। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही, इन द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इन सौराष्ट्र में सुदर्शन लेक वॉज कंस्ट्रक्टेड। तो सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। पुष्यगुप्त ने किया था, पुष्यगुप्त ने किया था। पुष्यगुप्त कौन था? गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र। सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इसी की मरम्मती हम लोग देखेंगे बाद में करवाई गई थी। तो मरम्मती इसकी बाद में करवाई गई थी। अशोक के समय में भी मरम्मती हुई, रुद्रदामन के समय में मरम्मती हुई और स्कंदगुप्त के समय में मरम्मती हुई। तो 3 बार इसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ था, इसकी मरम्मती कर रिपेयरिंग करवाई गई थी 3 टाइम्स। इट वॉज क्रिएटेड, सुदर्शन लेक वॉज क्रिएटेड बाय पुष्यगुप्त द गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको देख सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट लिखेंगे जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, लिखिए जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख लिखिएगा। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में क्या है? सुदर्शन झील की चर्चा है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में सुदर्शन झील की चर्चा है। हाँ, इट वॉज क्रिएटेड बाय रुद्रदामन। रुद्रदामन के द्वारा, इसके बारे में आगे भी पढ़ना है, अभी केवल हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ रहे हैं। अदरवाइज यहां पर सबको मैं लिखाऊंगा कि आगे जब पढ़ाऊंगा स्कंदगुप्त में भी इसकी चर्चा आएगी, जूनागढ़ अभिलेख। और तब चारों शासक यानी चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, चारों के समय में सुदर्शन झील की चर्चा है। पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तुषास्प ने मरम्मती करवाया था अशोक के समय में। सुपिशाख ने मरम्मती करवाया था रुद्रदामन के समय में। और चक्रपालित, पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने मरम्मती करवाया था स्कंदगुप्त के समय में। तो ये क्या, हाँ नहीं, जो भी हो, ट्रिक की बात नहीं है, इतनी बार पढ़ लिया है कि वो याद हो गया है। तो आप लोग भी देखिए, बार बार चीजों को पढ़िए, ट्रिक वगैरह मिस भी कर सकते हैं, लेकिन बार बार पढ़ा रहेगा ना तो अपने आप क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। एक किताब को कम से कम, एक किताब की कम से कम 3 रीडिंग होनी चाहिए। और मैंने तो, मुझे लग रहा है कि 7-8 रीडिंग, शुरू में ढेर सारी किताबें पढ़ता गया था तो ज्ञान जो है सो मतलब कि कंफ्यूजन ज्यादा हो गया। अब झा श्रीमाली पढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद श्रीवास्तव पढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद DN झा वाली पतली किताब है पढ़ रहा हूँ, इग्नू वाली किताब पढ़ रखी थी। तो फिर इस तरह से क्या है ना, इतनी किताबें पढ़ लिया तो फिर, और इसके अलावा छोटी छोटी किताबें, रोमिला थापर की किताब है मौर्य साम्राज्य से संबंधित, वैदिक काल से संबंधित एक किताब है, अंशुमान की शायद है। उसके बाद उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता पर एक किताब है। तो इतनी किताबें पढ़ने के बाद एट लास्ट लगा कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ना था, 10 किताब नहीं पढ़ना था। और यही गलती हम लोग करते हैं कि जो किताब आपके पास अवेलेबल है, सबसे अच्छी किताब जो है वो आपका
रामशरण शर्मा की है। रामशरण शर्मा की जो किताब है प्राचीन भारत का इतिहास, सबसे अच्छी किताब, उसको 10 बार 11 बार पढ़ जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। सबसे अच्छी किताब है। और सतीश चंद्रा की किताब मीडिएवल के लिए मध्यकालीन भारत, और बिपिन चंद्रा आधुनिक भारत का इतिहास, सफिशिएंट। मतलब ये इससे ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, आप जाके पढ़िएगा तो लाइन बाय लाइन मिलेगा, और उसमें और भी ज्यादा चीजें दी हुई हैं। तो उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, उसी को जितना बार हो सके पढ़िए। और किताब की रीडिंग जब करते हैं ना, आप लोग एक गलती क्या करते हैं, चीजों को सोचते हैं कि याद करते जाएं, वैसा नहीं होता है। किताब उठाइए, नॉवेल की तरह लास्ट तक पढ़ जाइए, स्टार्ट कीजिए, लास्ट तक पढ़ जाइए। पहली रीडिंग में कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फास्ट रीडिंग होनी चाहिए। जितनी फास्ट रीडिंग होगी, कंसंट्रेशन अच्छा होगा, दिमाग में ज्यादा जाएगा। तो बार बार स्टडी, मैं बार बार बोलता हूं ना कि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, मोर रिवीजन लेस कंफ्यूजन देन सिलेक्शन। तो वही है, मोर रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख से हम लोग यहाँ 3 ही पॉइंट करेंगे। पहली बात तो करेंगे कि इसमें सुदर्शन झील की चर्चा है, इसमें सुदर्शन झील की चर्चा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सुदर्शन लेक, सुदर्शन झील की चर्चा है। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यगुप्त ने, सौराष्ट्र के गवर्नर। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र पुष्यगुप्त, सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त द्वारा निर्माण। और इस समय शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, इन द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त ने। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टेड बाय जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इन गुजरात इन सौराष्ट्र ऑन गिरनार माउंटेन। पता ही होगा, ये गिरनार पर्वत पर है, गिरनार पर्वत पर है जूनागढ़ अभिलेख। गिरनार माउंटेन इज इन सौराष्ट्र ऑफ गुजरात, गुजरात के सौराष्ट्र के गिरनार पर्वत पर जूनागढ़ अभिलेख ये निर्माण करवाया था इसका, यानी जूनागढ़ अभिलेख जिसमें चर्चा मिलती है सुदर्शन झील की। अच्छा, जूनागढ़ अभिलेख जो उत्कीर्ण करवाया था वो रुद्रदामन ने करवाया था, रुद्रदामन। ये याद रखिएगा, यहां झील का निर्माण करवाया था किसने? पुष्यगुप्त ने। और इस समय शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अब बाद में हम लोग देखेंगे कि ये तुषास्प ने इसकी मरम्मती करवाया था अशोक के समय में। सुविशाख ने मरम्मती करवाया था, बार बार देखना है ताकि याद हो जाए। सुविशाख रुद्रदामन के समय में, रुद्रदामन। और चक्रपालित ने मरम्मती करवाया था स्कंदगुप्त के समय में, यहां एक पॉइंट याद रखना है कि ये तुषास्प, पुष्यगुप्त, सुविशाख ये तीनों गवर्नर है सौराष्ट्र का राज्यपाल है, लेकिन चक्रपालित नहीं है। चक्रपालित गवर्नर का पुत्र है, गवर्नर था पर्णदत्त। तो पर्णदत्त कहां का? सौराष्ट्र का गवर्नर पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित है, जिसने मरम्मती करवाई थी सुदर्शन झील की। सुदर्शन लेक वॉज रिपेयर्ड बाय चक्रपालित सन ऑफ पर्णदत्त गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र इन द पीरियड ऑफ स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त के समय में पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील की मरम्मती करवाई थी। क्या? रुद्रदामन के समय सुविशाख रुद्रदामन के समय में। तुषास्प है अशोक के समय में। क्लियर? अब चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड एक पॉइंट और आप लोग को याद रखना है कि उसने जैन धर्म को अपनाया, और उसी के समय में जैन धर्म का विभाजन हो गया था। किसमें? श्वेतांबर और दिगंबर में। उसी के समय में क्या हुआ था कि मगध में अकाल पड़ा।
तो अकाल पड़ा तो लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है, जैनी लोग नंगे रह रहे हैं, तो ऐसे में क्या हो, बोला कि कपड़ा पहनो तब देंगे भोजन, तो श्वेत वस्त्र धारण हो गया, वैसे को श्वेतांबर बोलते हैं। मतलब जो भी हो, कारण जो भी रहा हो, लेकिन समाज जो है खुद पेट नहीं भर रहा है और वहां नंगा लोग घूम रहा है, स्वाभाविक सी बात है। तो वहां क्या होगा कि एक प्रेशर रहेगा, प्रेशर के कारण क्या हुआ कि उन लोगों ने कपड़ा पहन लिया। और जब ये लोग आए दक्षिण से, इस कहानी को थोड़ा समझ लेते हैं। जूनागढ़ अभिलेख क्लियर? हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज्याभिषेक करवाया था 323 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस के साथ उसका युद्ध हुआ और उसके बाद 299 में उसने शरीर त्याग दिया संलेखना विधि से। तो संलेखना विधि से क्यों शरीर त्यागा? क्योंकि उसने जैन धर्म को अपनाया। तो लिखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार किया। चंद्रगुप्त मौर्य एक्सेप्टेड जैना रिलीजन। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया। चंद्रगुप्त मौर्य एक्सेप्टेड जैना रिलीजन, जैन धर्म को अपनाया, ठीक है, अपनाया। लिखिए 299 ईसा पूर्व में, इन 299 BC, 299 ईसा पूर्व में, 299 ईसा पूर्व में 299 ईसा पूर्व में वह जैन भिक्षु भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया। ही वेंट टू साउथ इंडिया विथ जैना मॉन्क भद्रबाहु। वह जैन भिक्षु भद्रबाहु के साथ विथ जैना मॉन्क भद्रबाहु, जैन भिक्षु भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया, वेंट टू साउथ, दक्षिण चला गया। और वहां श्रवण बेलगोला में, इन श्रवण बेलगोला, नेक्स्ट पॉइंट लिखा, इन श्रवण बेलगोला में ही लेफ्ट हिज बॉडी, ठीक है, उसने अपने शरीर का त्याग किया संलेखना विधि से, जैन धर्म के संलेखना विधि से, संलेखना विधि विथ संलेखना मेथड। श्रवण बेलगोला में उसने संलेखना विधि से अपने शरीर का त्याग किया, संलेखना विधि से अपने शरीर का त्याग किया। संलेखना विधि जैन धर्म में शरीर त्याग करने की विधि है, भूखे प्यासे रह करके आफ्टर फास्टिंग। तो हाँ, लिविंग बॉडी, तो ये जो शरीर को त्याग करना, शरीर को छोड़ना, भूखे रह करके, दैट इज कॉल्ड संलेखना, या इसको कह सकते हैं ही डाइड विथ संलेखना मेथड। वो संलेखना विधि से उसकी मृत्यु हुई, जिसमें क्या होता है, भूखे प्यासे रहकर शरीर त्याग कर दिया जाता है। श्रवण बेलगोला इज इन कर्नाटका, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। दैट मीन्स, अच्छा, कोई भी अगर सुसाइड करेगा तो दूसरे घर में जाकर नहीं करेगा, दूसरे को फंसाना होगा तब करेगा, लेकिन ऐसे अपने घर में करेगा। मतलब इससे पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहां तक था, कर्नाटक तक था। इन अपना ही एरिया था, दूसरे के एरिया में जाकर के भूखे प्यासे रहकर शरीर त्याग करेंगे तो करने देगा? नहीं देगा। तो यही है कि माना जाता है कि इसका जो साम्राज्य का विस्तार था, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार जो था वो कहां से था, अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटका तक था, कर्नाटका तक। और केरला वगैरह जो थे ना, इसके पड़ोसी राज्य थे, तो इसी से पता चलता है। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित इतने पॉइंट्स हैं। बाकी कुछ पॉइंट्स आप लोगों के प्रैक्टिस में भी आ जाता है, प्रैक्टिस में ढेर सारे नए क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो जिसको नोट्स के साथ में आप कवर अप करते रहिएगा। तो इसके बाद अब नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, और अगला है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार शासक बना, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार शासक बना। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का नाम क्या था, सेंड्रोकोट्टस या एंड्रोकोट्टस, इसका नाम था अमेट्रोकोट्टस। ये हम लोगों ने पहले भी कर लिया, पिछले क्लास में भी किया कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, फॉलोवर ऑफ जैना रिलीजन।
बिंदुसार आजीवक था, बिंदुसार वॉज द फॉलोवर आजीवका एंड अशोका वॉज द फॉलोवर ऑफ बौद्ध रिलीजन। तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य जैन, बिंदुसार आजीवक और अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी। दूसरी बात याद रखिएगा, वो भी जैन भिक्षु बना लास्ट में, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और अशोक भी बना, अशोक भी एट लास्ट क्या, वो बौद्ध भिक्षु बन गया और बौद्ध भिक्षु के हीनयानी परंपरा का वो अनुयायी था। हीनयानी मतलब स्थविर को उसने सपोर्ट किया था और यही कारण है। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, अशोक के बारे में हम लोगों ने थोड़ा देखा था कि साइकोलॉजिकल वो माहौल बनाता था, मनोवैज्ञानिक माहौल बनाता था। तो साइकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट उसका था, तो वो उससे लोग डरते भी थे, क्योंकि उसने अपने शिलालेखों में लिखा भीषण रक्तपात के बाद काफी ब्लीडिंग हुई, काफी ब्लड ये हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने कलिंग को जीता था और तब फिर उसने युद्ध का त्याग कर दिया। तो एक साइकोलॉजिकल दबाव बनता था, प्रेशर बनता था पब्लिक के ऊपर। और यही कारण है कि जब इसने बौद्ध संगीतीय आयोजन किया तो कोई विभाजन की बात नहीं कर रहा है, सब एकजुट हो गए। मतलब डर, हाँ, इसके डर से स्थविर महासंघिक दोनों एक हो गए थे, दोनों एक हो गए थे। फिर कनिष्क आया तो महायान परंपरा का समर्थक था, तो ऐसे में फिर से हीनयान महायान में बट गया। तो कनिष्क के समय में विभाजन हुआ, लेकिन अशोक के समय में नहीं हुआ। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। बिंदुसार को तीन चीजों के लिए मेनली जाना जाता है। एक तो विद्रोह के लिए, दूसरा राजदूत था यह, नहीं, इसके दरबार में दो राजदूत आए थे, डायमेकस और डायोनिसस। और तीसरा है कि इसने सीरिया के शासक से तीन चीजों की मांग की थी। अक्सर आप लोग पढ़ते रहते हैं, लूसेंट के स्तर पर भी दिया हुआ है, सर वाली किताब में भी दिया हुआ है। तो इसमें जो है, तो बिंदुसार के बारे में याद रखिएगा, लिखिएगा। अच्छा, बहुत बहुत सारे जो किताबें हैं उसमें कहानियां भी दी गई हैं, मतलब स्टोरी भी। एक बुक है वामसथ पकासिनी, ये एक जैन बुक है, वामसथ पकासिनी, वामसथ पकासिनी, वामसथ पकासिनी, ये एक बुक है। ये बोलता है कि बिंदुसार का जन्म बकरी के गर्भ से हुआ था। तो ये वामसथ पकासिनी पुस्तक में मिलता है। तो बहुत सारी कहानियां भी बना दी गई हैं। तो वामसथ पकासिनी जैना बुक है और बोला जाता है कि इसके शरीर में बिंदु बिंदु था, इसलिए इसका नाम बिंदुसार हो गया। तो बहुत सारी कहानियां हैं, ठीक है। हाँ, अलग अलग इतिहासकार, हाँ कह सकते इतिहासकार अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो इसी में जो भी हो, लेकिन याद रखिएगा, हाँ हाँ, कार्नेलिया इसकी माँ थी। और ये जो है वो हेलेना या कार्नेलिया, यानी इसकी जो माता थी वो यूनानी थी। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य। और ये भी जो चीजें जो है ना, ऑथेंटिक सोर्स में नहीं मिलती हैं, वो कहानी में ही मिलता है। क्या? हाँ, अच्छा, 305 में कार्नेलिया से। देखिए एक चीज और मैं बता रहा हूँ, वही चीज मैं बता रहा हूं। इसीलिए ना मैंने क्या कहा कि ऑथेंटिक सोर्स नहीं है ये। अगर आप बौद्ध बुक के अनुसार देखिएगा, जिसको ऑथेंटिक मानते हैं, तो 305 में युद्ध हुआ, तो 299 में ये अचानक शासक कैसे बन गया? मात्र 6 साल में, 6 साल में हुआ ना। हाँ, 305। तो एक्चुअली क्या है ना कि देखिए, नहीं, यही मैं बता रहा हूं। मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया था कि मुद्रा राक्षस कहता है। अब मुद्रा राक्षस कीजिएगा ना, तो उसमें सुभाषिनी की भी चर्चा है। पता है सुभाषिनी कौन थी? नहीं, सुहासिनी जो थी ना, वो इसके जो शासक था घनानंद था, घनानंद के मंत्री की पुत्री थी। उससे चंद्रगुप्त का प्रेम था और इसने क्या किया कि घनानंद को पराजित करने के लिए हेलेना से विवाह करके यूनानियों से मदद ली। और तब इसी कारण से सुहासिनी नाराज होकर के क्या करती है, घनानंद से ही शादी कर लेती है। तो ये भी स्टोरी है। और उसी स्टोरी में है कि कार्नेलियस या हेलेना से ही पुत्र हुआ था, वो बिंदुसार था। तो अगर वो 323 ईसा पूर्व में
विवाह किया होगा तब तो हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी ऑथेंटिक बुक में यह चर्चा नहीं मिलती है कि इसकी माता कौन है। जनरली ऑथेंटिक सोर्स में इसी 3 की चर्चा मिलती है, तो इसीलिए हम लोग को रिसर्च नहीं करना है, ठीक है। हाँ बस, हाँ लिखिए, पॉइंट लिखिएगा। तो इसको एक काम करते हैं ना, स्ट्रक्चर से ही समझ लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पॉइंट दिमाग में बैठाना है, लिखने में टाइम जाएगा। तो देखिए बिंदुसार, बिंदुसार से रिलेटेड 3 पार्ट है, एक तो रिवोल्ट, दूसरा एम्बेसडर और तीसरा डिमांड। रिवोल्ट याद रखिएगा कि इसके समय में 2 स्थान पर 3 विद्रोह हुए थे, 2 स्थान पर 3 विद्रोह हुए थे। देयर वर 3 रिवोल्ट इन 2 प्लेसेस, फर्स्ट वन इन तक्षशिला, तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, तक्षशिला 2 विद्रोह, 2 रिवोल्ट, 2 रिवोल्ट। दूसरा उज्जैन, उज्जैन में 1 विद्रोह, तो 3 विद्रोह हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, तो इस विशाल साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद स्वाभाविक सी बात है कुछ विद्रोह के तत्व पनपने लगे जो शासक बनना चाहते थे। तो ऐसे में इन विद्रोहों को दबाया गया। बिंदुसार का बड़ा पुत्र था सुसीम, बिंदुसार का पुत्र, बड़ा पुत्र था सुसीम, और ये छोटा पुत्र है अशोक, मतलब शक्तिशाली में। ऐसे तो पुस्तकों में मिलता है कि इसके 99 भाइयों की हत्या करके अशोक ने शासन प्राप्त किया, लेकिन 99 भाई थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है कि 99 भाइयों की हत्या करके। हालांकि इसने अपने एक भाई को उज्जैन का गवर्नर भी बनाया था जब ये शासक बन गया था मगध का, तो उसी में चर्चा आती है। तीस नाम से ही है, 30 नाम का एक भाई था जिसको कि इसने उज्जैन का गवर्नर बनाया था, यह भी चर्चा मिलती है। तो याद रखेंगे एक विशाल साम्राज्य की स्थापना जो चंद्रगुप्त मौर्य ने की, उसको बना के रखना एक चुनौती था बिंदुसार के लिए। और इसी संदर्भ में 2 स्थानों पर 3 विद्रोह हुए। तक्षशिला में रिवोल्ट हुआ, देयर वर 3 रिवोल्ट इन 2 प्लेसेस। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। पहले विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा गया था, लेकिन दूसरा विद्रोह जब हुआ तो सुसीम को परेशानी हो रही थी, तो अशोक को भेजा गया, अशोक की मदद से फिर उसको दबाया गया। हालांकि कुछ किताबों में मिलता है कि पहला विद्रोह अशोक ने दबाया और दूसरे विद्रोह के लिए सुसीम को भेजा गया, सुसीम ने अशोक के विद्रोह को, दूसरा विद्रोह अशोक ने ही कर दिया, तो उसके विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा गया। सुसीम ने विद्रोह को दबा दिया और अशोक को भेज दिया मगध। अब बाद में मगध से उसको उज्जैन का गवर्नर बनाकर भेजा गया। तो फिर मैं बोलता हूं कि कहानी पे नहीं जाना है, हम लोगों को यह याद रखना है कि 2 विद्रोह हुए थे, तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे और दूसरे विद्रोह में अशोक ने मदद किया था। इसीलिए राधागुप्त ने बिंदुसार को कहा कि अशोक अधिक योग्य है, अशोक को राजा बनाया जाना चाहिए। लेकिन बिंदुसार को विशेष प्रेम था बड़े पुत्र से, सुसीम से, और इसी कारण से अशोक ने सुसीम की हत्या करवा दी। अशोक ने जो वास्तविक उत्तराधिकारी उसने बनाया था सुसीम को, और राधागुप्त की मदद से अशोक ने शासन प्राप्त किया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, विद द हेल्प ऑफ राधागुप्त ही बिकेम द किंग ऑफ मगध, तो मगध का राजा बना अशोक, ठीक है। तो 2 रिवोल्ट इन तक्षशिला, 1 रिवोल्ट इन उज्जैन। ये याद रखिएगा, मैप भी याद रखिएगा कि जो तक्षशिला कहां है और उज्जैन कहां है, ये आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिए। और देखिएगा कि ये तक्षशिला इस साइड है, तक्षशिला, तक्षशिला, और यहां है उज्जैन, मध्य प्रदेश में उज्जैन। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहां, और जिस समय बिंदुसार की मृत्यु हुई तक्षशिला का गवर्नर सुसीम था और उज्जैन का गवर्नर अशोक था। अशोक तुरंत पहुंच गया पाटलिपुत्र मगध और शासन हैंड ओवर कर लिया, लेकिन उसने क्राउन नहीं ग्रहण किया, क्राउन सेरेमनी नहीं करवाया, राज्याभिषेक नहीं करवाया। पहले देखा कि कौन कौन विरोधी है, सारे विरोधी को पहले मार दिया, और जब देखा कि अब कोई विरोध करने वाला नहीं है तब ताज पहना। इसीलिए उसको 4 साल लेट लग गया, क्योंकि आप याद रखेंगे कि बिंदुसार का जो कार्यकाल है 299 BC से
273 BC है। 273 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इसके डेथ के 4 ईयर के बाद, 4 साल के बाद अशोक ने क्राउन सेरेमनी किया, राज्याभिषेक करवाया। तो 4 साल क्यों लगे? क्योंकि उसे उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ा, बैटल ऑफ सक्सेशन। क्लियर? इसके दरबार में 2 राजदूत आया था, एक डाइमेकस, DIEMECUS, DIEMECUS, डाइमेकस, दूसरा डायोनिसस, DIONYS, डायोनिसस, SUS, डायोनिसस। क्लियर? डाइमेकस और डायोनिसस इसके दरबार में 2 राजदूत आए थे। डाइमेकस जो है ये सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत था। एंटियोकस का राजदूत, एम्बेसडर ऑफ एंटियोकस, एम्बेसडर ऑफ एंटियोकस, इसी को एंटियोकिड्स भी बोलते हैं, एंटियोकस द किंग ऑफ सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत था डाइमेकस। ठीक है? और मिस्र का राजा टॉलमी फिलाडेल्फस था। मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस, टॉलमी में पी साइलेंट होता है, PTOLEMY, टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। एम्बेसडर ऑफ टॉलमी फिलाडेल्फस द किंग ऑफ इजिप्ट, मिस्र का राजा, किंग ऑफ इजिप्ट। एम्बेसडर ऑफ टॉलमी फिलाडेल्फस द किंग ऑफ इजिप्ट। मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था डायोनिसस, और डाइमेकस था सीरिया का राजदूत। और इसने डिमांड किया था सीरिया के राजा से 3 चीज की मांग की थी। ठीक है? 3 चीज की मांग की थी। हाँ, सीरिया के राजा से 3 चीज की मांग की थी। डिमांडेड 3 थिंग्स फ्रॉम द किंग ऑफ सीरिया। पहला है सूखी अंजीर, ड्राई फिग, एक ड्राई फ्रूट होता है, गोल होता है, लेकिन उसको जो है सो चपटा करके हाँ बीच में रस्सी में लगा के बेचा जाता है, तो ड्राई फ्रूट्स। तो ये फिग हो गया, ड्राई फिग, FIG, फिग, सूखी अंजीर। दूसरा है मीठी शराब, स्वीट वाइन, शराब, हाँ वाइन। और थर्ड में है दार्शनिक, फिलोसफर। तो 2 डिमांड वाज फुलफिल्ड, 2 डिमांड्स वर फुलफिल्ड। 2 जो मांग पूरी की गई, ड्राई फिग्स एंड स्वीट वाइन वेयर सेंड, तो ये दोनों भेज दिया गया, सूखी अंजीर और मीठी शराब भेज दिया गया, बट फिलोसफर वाज नॉट सेंट, तो फिलोसफर को, दार्शनिक को नहीं भेजा गया। इट वाज टोल्ड, कहा गया कि जो फ्रीडम ऑफ ह्यूमन बीइंग, या फिर जो यहाँ जो है लोगों को स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता के कारण से अपनी इच्छा है, इफ समवन वांटेड टू गो दे कैन गो, तो वो जा सकते हैं अगर जाने की इच्छा हो। अगर कोई जाना चाहता है तो वो जा सकता है, मैं किसी को नहीं भेजूंगा, किसी को ऊपर दबाव नहीं बनाऊंगा। तो दार्शनिक के संदर्भ में याद रखिएगा, फिलोसफर वाज नॉट सेंट, तो दार्शनिक नहीं भेजा गया, क्योंकि ड्यू टू फ्रीडम ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो मानव की स्वतंत्रता के कारण, या व्यक्तिगत स्वतंत्रता कर सकते हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम के कारण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कारण दार्शनिक नहीं भेजा गया, सूखी अंजीर और मीठी शराब भेज दिया गया। तो इतने क्वेश्चंस जनरली बनते हैं जो सब लोग जानते हैं। बिंदुसार से रिलेटेड, बिंदुसार आजीवक धर्म को अपनाया था। बिंदुसार के समय में 2 जगह विद्रोह हुए थे। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक शासक बना।
अशोक की माता का नाम क्या था? वो आता है सुभद्रांगी। तो बिंदुसार की पत्नी सुभद्रांगी से, हालांकि बौद्ध ग्रंथों में इसकी माता का नाम धर्मा भी बोला जाता है। धर्मा से इसका जन्म हुआ था। अशोक का जन्म बोला जाता है, अशोकावधान पुस्तक में यह वर्णन मिलता है कि इसके जन्म के बाद इसकी माता ने कहा कि मैं अशोक हो गई, शोक रहित हो गई, और उसी संदर्भ में इसका नाम अशोक रखा गया। तो अशोक जो है वो बिंदुसार का पुत्र था। हालांकि बिंदुसार का बड़ा पुत्र, एक पॉइंट लिख दीजिए ना, लिखिएगा। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हुई। बिंदुसार डाइड इन 273 BC। बिंदुसार डाइड इन 273 BC। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हुई। बिंदुसार की मृत्यु के बाद, मृत्यु के समय, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ बिंदुसार की मृत्यु के समय तक्षशिला का गवर्नर ऑफ तक्षशिला वाज, तक्षशिला का गवर्नर ऑफ तक्षशिला वाज सुसीम। तक्षशिला का गवर्नर सुसीम था। एंड तथा उज्जैन का गवर्नर ऑफ उज्जैन वाज अशोका। उज्जैन का गवर्नर अशोक था। उज्जैन का गवर्नर अशोक था। क्लियर? तो जिस समय बिंदुसार की मृत्यु हुई, तक्षशिला का गवर्नर सुसीम था और उज्जैन का गवर्नर अशोक था। वहीं पर अशोक, तो अब नेक्स्ट हम लोग अशोक के बारे में पढ़ते हैं। अशोक क्या? हाँ, अच्छा, फटाफट इसको लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास भी होगी, ज्योग्राफी क्लास भी होगी। अशोक का जो टाइम पीरियड है ये कब से कब तक है? इतना लिख लीजिए, इसको मैं करवा दे रहा हूं फटाफट में। 269 BC टू 232 BC। देखिए, अशोक का जो टाइम पीरियड है 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व है। ये याद रखिएगा। 273 ईसा पूर्व में 273 BC में मृत्यु हुई किसकी? बिंदुसार की मृत्यु हुई। तो बिंदुसार की मृत्यु से लेकर के राज्याभिषेक तक 269 BC तक इसको उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ा। 4 साल उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ा। और इसमें हेल्प किया किसने? राधागुप्त ने मदद की। मंत्री राधागुप्त ने मदद की। राधागुप्त की सहायता मिली। राधागुप्त की सहायता लिखे हैं, थी थोड़े लिखे हैं। राधागुप्त की मदद मिली। मदद के लिए स्त्रीलिंग यूज किया गया है। ये राधागुप्त हाँ, मेल था, मंत्री था। ही वाज अ मिनिस्टर ऑफ बिंदुसार। हाँ तो राधागुप्त की सहायता मिली। किसे मिली? अशोक को मिली। तो राधागुप्त मंत्री था बिंदुसार के दरबार में। अशोक ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया? 269 BC में। और इसके बाद इसने अपने अशोक के शिलालेख के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। पहली क्लास उसी पर बेस्ड थी। तो अशोक के शिलालेख से हमें अशोक के बारे में जानकारी मिलती है, मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। और अशोक के काल की घटना का मुख्य जो प्रमाणिक स्रोत है वो अशोक के अभिलेख ही है। मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अशोका इज द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोकाज। अशोक के अभिलेख है। और अशोक के अभिलेख में जो भी वर्णन किया गया है, वॉट एवर वेर डिस्क्राइब्ड, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द क्राउन सेरेमनी। तो वो शुरुआत होती है उसकी क्राउन सेरेमनी से ही। दैट मीन्स कि आफ्टर द 8 ईयर ऑफ क्राउन सेरेमनी। क्राउन सेरेमनी है राज्यारोहण के 8वें वर्ष में उसने कलिंग को जीता था 261 BC में। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग को जीता था।
और 232 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ईस्वी सन से रिलेटेड ये 4 पॉइंट ही अशोक से संबंधित है। एक तो 273 में उसने शासन प्राप्त किया, 269 में उसने अपना राज्याभिषेक करवाया, क्राउन सेरेमनी हुआ, और 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ, कलिंग के क्षेत्र को जीता। इससे पहले चार प्रांत हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 4 प्रांत हुआ करते थे। अशोक ने इसमें 5वां प्रांत जोड़ दिया, तो 4 प्रांत हुआ करते थे। और वो जो 4 प्रांत थे, वो 4 प्रांत था उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र और प्राच्य या मध्य देश। प्राच्य को ही मध्य देश कहते हैं। तो 4 प्रांत थे अशोक के पहले। अशोक ने 5वां प्रांत जोड़ा और वो था कलिंगा। कलिंगा वॉज इंक्लूडेड बाय अशोका इन मौर्यन एम्पायर। तो मौर्य साम्राज्य में कलिंग को जोड़ने का श्रेय किसे है? तो अशोक को है। तो ये था उत्तरापथ के बाद तो एक था उत्तरापथ, फिर दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र, प्राच्य या मध्य देश, और तब बाद में अशोक ने जोड़ा कलिंग को जोड़ा। तो 5 प्रांत थे, 5वां प्रांत यानी कि अंतिम विस्तार। सबसे बड़ा साम्राज्य अगर किसी के काल में था तो वो अशोक के काल में सबसे बड़ा साम्राज्य था। और इसकी जो शुरुआत होती है वो कब से? 269 बीसी से इसके राज्यारोहण के साथ में शुरुआत होती है। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और बौद्ध धर्म से संबंधित 3 व्यक्तित्व हैं। 3 पर्सनैलिटीज इज रिलेटेड टू बौद्ध रिलीजन एंड रिलेटेड टू अशोका। अशोक से संबंधित 3 व्यक्तित्व हैं जिसने अशोक को सबसे पहले जानकारी मिली सुसीम के पुत्र निग्रोध से। सुसीम का पुत्र था निग्रोध। अब सुसीम की हत्या हो गई, शासक चाचा बन गए, तब वो बालक क्या करेगा? अब तो शासन का तो कोई स्कोप है नहीं, बेचारा बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बोला जाता है कि जब सुसीम से मुलाकात हुई अशोक की, तो निग्रोध से मुलाकात हुई तो निग्रोध सर मुंडवाए हुए था, हाथ में लकुटिया लिए हुए था, डंडा लिए हुए था, चल दिया। तो कहाँ जा रहे हो भाई? तो बोला मैंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये बौद्ध धर्म क्या होता? तो पहली बार बौद्ध धर्म की जानकारी निग्रोध से ही मिली। उसके बाद इसने क्या किया? उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। बौद्ध धर्म की शिक्षा इसने उपगुप्त से लिया। उपगुप्त ने इसको क्या किया? बौद्ध धर्म में शामिल किया। और इसने मोगलीपुत्तिस के निर्देशन में ही बिकेम द बौद्ध मॉन्क। मोगलीपुत्तिस के निर्देशन में वह बौद्ध भिक्षु बन गया। मोगलीपुत्तिस जिसके निर्देशन में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कब हुआ था? 255 ईसा पूर्व, 255 से 250 ईसा पूर्व के मध्य तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, अंडर द डायरेक्शन ऑफ मोगलीपुत्तिस अशोक के गुरु भी थे। इसी के गाइडेंस में अशोक ने इसी के निर्देशन में बौद्ध भिक्षु के रूप में रूपांतरण किया, यानी बौद्ध भिक्षु बना। अशोक बिकेम द बौद्ध मॉन्क, बौद्ध भिक्षु बना अंडर द गाइडेंस ऑफ मोगलीपुत्तिस, एंड ही गॉट द जो कह सकते एजुकेशन ऑफ बुद्धिज्म की जो शिक्षा उसने ली थी वो उपगुप्त से ली थी। उपगुप्त से बुद्धिज्म की शिक्षा ली थी। मोगलीपुत्र के निर्देशन में बौद्ध भिक्षु बना। ही केम टू नो अबाउट बुद्धिज्म बाय निग्रोध से सबसे पहले उसने बुद्धिज्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में जाना था। तो बौद्ध धर्म से संबंधित ये सुदर्शन झील भी आप लोगों को बता दिए थे। अशोक के समय में सुदर्शन झील की मरम्मती करवाया था सौराष्ट्र के गवर्नर तुषास्प ने करवाया था। अशोक से संबंधित अब
अशोक के पुत्रों में 3 की चर्चा मिलती है। एक तो था तीवर, अशोक का पुत्र तीवर, अशोक का पुत्र कुणाल और अशोक का पुत्र महेंद्र। ये 3 पुत्र की चर्चा मिलती है। महादेवी इसकी पत्नी थी जिससे पुत्र हुआ था महेंद्र। महादेवी जो थी ना वो उज्जैन के व्यापारी की, उज्जैन का जो नगर प्रमुख था उसकी पुत्री थी ये महादेवी। जब वो उज्जैन का गवर्नर था ना उसी समय उससे विवाह किया। बाद में जब ये मगध आ रहा था तो उसने ऑफर भी किया, मतलब चलने के लिए भी कहा, लेकिन महादेवी ने कहा कि नहीं, मैं यहीं रह करके मैं यहाँ की जनता की सेवा करूंगी, मुझे मगध नहीं चाहिए, मुझे मौर्य साम्राज्य की शासिका नहीं बनना है। तो वो वहीं रही और बाद में उसके पुत्र पुत्री ने, महेंद्र और संघमित्रा ने ये बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और जब बाद में ये बौद्ध धर्म को अपनाया तो इसने महेंद्र और संघमित्रा को बुलाया और उसके बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसे श्रीलंका भेजा था। फिर कुणाल की चर्चा भी मिलती है कि कुणाल जो थी, कुणाल किसका पुत्र था? एक पत्नी इसकी है, एक तो कारुबाकी है, कारुबाकी का पुत्र है तीवर, कारुबाकी का पुत्र है तीवर। और एक और पत्नी की चर्चा मिलती है जिसका कि पुत्र कुणाल है। तो अशोक से रिलेटेड बाकी कुछ पॉइंट्स जो है हम लोग ये के अंतर्गत भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें भी देख लेंगे। तो अशोक से संबंधित इतना है, बाकी बुक्स वगैरह में आप लोग देख लीजिएगा, मटेरियल कलेक्ट कर लीजिए, उसको अच्छे से कवर अप कर लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग किसका महेंद्र की मां का नाम महादेवी। नोट्स में मिल जाएगा, नोट्स में जो है ना, नोट्स में एक बार पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। और अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ और चीज बच गया। मौर्य प्रशासन वाला जो तत्व है ना, मौर्य प्रशासन पर एक क्लास होगी। उसके बाद फिर मौर्योत्तर और गुप्तोत्तर में टाइम नहीं लगेगा। जो मौर्योत्तर काल, गुप्त और गुप्तोत्तर, यानी कि 2 से 3 क्लास में एंशिएंट इंडिया खत्म हो जाएगी, ठीक है। बस इतना ही।